Okay, ji, welcome back. We were talking about the examples of high and low job characteristics. And the last characteristic we were talking about was feedback. And it is said that high feedback would be there. For example, if an electronics factory worker who assembles a radio and then tests it to determine if it operates properly. So usko tamam operational aspects के हवाले से feedback मिल रहा है. So that is a high feedback example. And the low feedback example would be an electronics factory worker who assembles a radio and then routes it to a quality control inspector who tests and adjusts it. ठीक है, तो अब वो जो वर्कर था जिसने असेंबलिंग की थी उसको कोई फीडबैक नहीं मिला कि आया उसने ठीक असेंबलिंग की थी या ठीक असेंबलिंग नहीं की थी. So we continue with our discussion. As we have just gone through the examples of core job dimensions, which were skill, variety, task identity, task significance, autonomy and feedback. तो ये पांचों चीजें जो हैं ये ट्रिगर करती हैं critical psychological states को. And the critical psychological states are, number one, experienced meaningfulness of the work, experience responsibility of outcomes of the work, knowledge of the actual results of the work activities. ये हमारे पास तीन critical psychological states हैं. अब इन तीनों में हमने जैसे पिछले भी स्लाइड पर देखा था कि experience meaningfulness of work is triggered by skill, variety, task identity, task significance. Experience responsibility for outcomes of the work is triggered by autonomy. And knowledge of the actual results of the work activities is triggered by feedback. अब ये जो लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेट है ये पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स को वो ट्रिगर कर रही है. एंड द आउटकम्स रिक्वायर्ड आर हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन विद द वर्क एंड लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. और यहां से ऑब्वियसली एक फीडबैक हमारे पास वापस जा रहा है जिसमें हम एम्प्लॉय ग्रोथ, नीड, स्ट्रेंथ, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. अब जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमने उसके प्रैक्टिकल साइड को भी देखना है कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे होवोगे जिसमें कि आपने TDRs का जिक्र करना है, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज का जिक्र करना है, उस TDR की डेवलपमेंट के साथ साथ आपको दो और बातों का ख्याल रखना है. वन वुड बी द जॉब डिजाइन जिसमें हम तीन फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस. ये तीन चीजें मिलकर आपके जॉब डिजाइन का पार्ट बनती हैं. और दूसरी चीज जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ डेवलप करनी है, अपने TDR की डिटेल के साथ जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, दैट वुड बी द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, जिसमें कि हम इन पांच बातों का ख्याल रखेंगे कि वर्कर्स की जो स्किल वैरायटी है वो हाई होनी चाहिए, हम उनको ज्यादा से ज्यादा एलोकेट कर सकें टास्क आइडेंटिटी, हम उनके टास्क सिग्निफिकेंस को मजीद बेहतर बना सकें, हम उनको ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये चीजें प्रोवाइड करें, और हम उनको फीडबैक वो प्रोवाइड करें. और फीडबैक के हवाले से याद रखिएगा कि हमारे इस चैप्टर की डिटेल में भी बात ये आएगी कि एनुअल फीडबैक इज द वर्स्ट फीडबैक. क्योंकि साल के एंड पर जब आप किसी वर्कर को यह बता रहे हो कि तुमने काम अच्छा नहीं किया तो एक्चुअली आपने साल जाया कर दिया. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू कि रादर देन आप सिर्फ एनुअल अप्रेजल को बेसलाइन बनाओ, आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कवानीन हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए. देयर शुड बी अ वे जिससे कि एक एम्प्लॉय को उसकी डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, बाई एनुअली, सेमी एनुअली जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती रहे, सो दैट द पर्सन शुड नो कि आइदर द पर्सन इज डूइंग गुड और द पर्सन नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट. ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट जब बन रहा होता है, दैट इज द टाइम जब आपने जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को जहन में रखना है ताकि हम ऐसी जॉब को डिजाइन कर पाए जो कि वर्कर्स को साइकोलॉजिकली, इंट्रिंसिकली वो ट्रिगर और मोटिवेट वो कर सके. Now, let's see how the author has defined these terms. For example, the skill variety would mean the degree to which a job requires a variety of different activities. How many or how many different skills are used in a given day, week, or month.
Secondly, if we talk about task identity, it says the degree to which the job requires completion of a whole and identifiable piece of work from beginning to end. किसी काम को शुरू से आखिर तक वो शख्स खुद परफॉर्म कर रहा है, तो उस शख्स के हवाले से टास्क आइडेंटिटी वुड बी हाई. Then there is task significance. For example, the degree to which the job has a substantial impact on the lives or work of other people. कि उसकी जॉब की इंपॉर्टेंस कितनी है और उसकी जॉब के असरात बकिया जॉब्स पर किस कदर आ रहे हैं, उसके स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये सब चीजें टास्क सिग्निफिकेंस में वो काउंट करती हैं. वन थिंग इज अंडरस्टैंडेबल कि हम हर जॉब को हाई स्किल वैरायटी, हाई टास्क आइडेंटिटी और हाई टास्क सिग्निफिकेंस वो शायद ना दे पाए. अलबत्ता हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन जिन जॉब्स में फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, उन जॉब्स को हमें हर सूरत जो है वो हाई स्किल के वैरायटी के साथ, टास्क आइडेंटिटी के साथ, टास्क सिग्निफिकेंस के साथ वो डिजाइन करना चाहिए. Likewise, when we talk about autonomy, it is said the degree to which the job provides substantial freedom and discretion to the individual in scheduling the work and in determining the procedures to be used in carrying it out. Okay, so that is what we call autonomy. कि उसके बाद खुद मुख्तारी कितनी है. And then there is feedback, the degree to which carrying out the work activities required by a job results in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her performance. ठीक है, तो जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसने काम सही किया या बुरा किया, तो तब तक वो ना करेक्ट कर सकेगा अपने आप को और ना डेवलप कर सकेगा अपने आप को. तो ये 5 चीजें जॉब डिजाइन करते वक्त, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट डेवलप करते वक्त हमें अपने जहन में रखनी है, ताकि हम जॉब्स को प्रॉपर जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट के साथ डेवलप वो कर सकें. अब हमारे पास एक कैलकुलेशन आती है which is known as motivating potential score. So how do we compute a motivating potential score? उसका टिपिकल सा फॉर्मूला देखिएगा कि motivating potential score MPS is equal to skill variety plus task identity plus task significance divided by 3. इन 3 चीजों का हम एवरेज ले रहे हैं एंड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑटोनॉमी एंड फीडबैक को इसके साथ. ठीक है, अब नो डाउट इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स जो हैं वो डेवलप करने होते हैं. सो उन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के साथ जब हम स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक को कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हमारे पास एक मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर वो अचीव होगी. अब अगर हम इस मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर को गो थ्रू करें, इसकी डिटेल को देखें, तो विल कम टू नो कि इसमें ऑटोनॉमी एंड फीडबैक ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, जबकि स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस जो है उसका हम एक एवरेज वैल्यू सिर्फ पिक वो कर रहे हैं. सो दैट आल्सो मींस कि ऑटोनॉमी एंड फीडबैक की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी जॉब में मैक्सिमम अपना इंपैक्ट जो है वो कैरी करती होगी. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एचआर की कोशिश ये होगी कि वो एमपीएस स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश वो कर सके. एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द HR matrices which we calculate. As you all may know कि HR matrices would mean कि हम numerical formulas को use करके numerical results हासिल करते हैं about the HR working. तो MPS is one of the matrices which is needed to be calculated so that we could know कि हमारे employees जो हैं वो कितने motivated हैं, कितने energetic, enthusiastic हैं हमारी job को perform करने के लिए. So people who work on jobs with high core dimensions, अब इसको हम conclude कर रहे हैं discussion को कि people who work on jobs with high core dimensions are generally more motivated, satisfied and productive. And job dimensions operate through the psychological states in influencing personal and work outcome variables rather than influencing them directly. ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये पांचों चीजें आपके साइकोलॉजिकल स्टेट से रिलेटेड हैं. हो सकता है ये कहीं पर लिखी हुई भी ना हो सकता है कहीं किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट भी ना हो, लेकिन आपने इन बातों का ख्याल रखा था जॉब को डिजाइन करते वक्त कि उसमें स्किल वैरायटी डिमांड की जा रही हो, उसमें टास्क सिग्निफिकेंस का तासुर हो, उसमें टास्क आइडेंटिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की गई हो. तो उससे एक एम्प्लॉय का जो इनर सेल्फ है
वो सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, एंथुसियाज्म वो उसकी तरफ डेवलप करता है और वहां से एक एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है इन द जॉब, वो क्रिएट हो पाएगा। अब इन तमाम बातों को जब हम प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में लेकर आते हैं तो तीन टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आएंगी। वन इज जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन में जब आप एक एम्प्लॉय को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ वक्त के लिए भेजोगे तो उससे क्या होगा, उसकी स्किल वैरायटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसने जॉब ज्वाइन किया है मार्केटिंग में, लेकिन जब आप उसको कुछ अर्सा फाइनेंस, कुछ अर्सा प्रोडक्शन, कुछ अर्सा ऑपरेशन, कुछ अर्सा अकाउंटिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप उनको जब रोटेट करोगे तो उसकी जो स्किल है वो मल्टीप्लाइड, वो डेवलप होगी। ठीक है, सो जॉब रोटेशन is the periodic shifting of a worker from one task to another. इसी तरह जब हम जॉब एनलार्जमेंट की बात करते हैं तो दैट वुड मीन द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, जिसमें कि नंबर ऑफ टास्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, और नंबर ऑफ टास्क्स जब बढ़ाए जा रहे हैं तो नो डाउट उसके साथ साथ जो है वो टास्क आइडेंटिटी भी उसका इंक्रीज कर सकता है, टास्क सिग्निफिकेंस भी उसका इंक्रीज कर सकता है। सो द थर्ड थिंग इज जॉब एनरिचमेंट, जिसको वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब भी हम नाम देते हैं। सो जॉब एनरिचमेंट के केस में आपने उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी, आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया, आपने एम्पावरमेंट किया, तो दैट इज व्हाट यू कॉल जॉब एनरिचमेंट, जिसमें कि वर्टिकल लोडिंग ऑफ द जॉब वो हो रही है। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास टिपिकली हर तरह के लेवल के ऊपर एप्लीकेबल हैं, ये इनके बैकएंड के ऊपर जो फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल मॉडल है दैट इज JCM, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। ठीक है, सो जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल एक्सप्रेशंस हैं, और उसके बैकएंड के ऊपर हमने उसकी जो फिलोसॉफिकल assumptions हैं हमने उनको भी गो थ्रू किया है। अब there are certain guidelines for enriching a job. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ सजेस्टेड एक्शंस आ रहे हैं जिसमें कि हम कंबाइन द टास्क की अगर बात करें तो ये एक्सप्रेशन जब हम यूज करेंगे तो इसके बैकएंड के ऊपर जो कोर जॉब डायमेंशन ऑपरेशनल है दैट इज स्किल वैरायटी एंड टास्क आइडेंटिटी। जी, गोहर इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि जॉब रोटेशन न्यू एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल है इन एवरी डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली जॉब रोटेशन का मेन मकसद ही ये है कि हम एम्प्लॉय को मल्टीपल स्किल वो प्रोवाइड कर सकें, लेकिन मैंने आपको जैसे पहला अर्ज किया कि हर किस्म के वर्कर और एम्प्लॉय के लिए हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को शायद एप्लीकेबल वो ना बना सकें, बिकॉज हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रायोरिटी है वो टास्क स्पेशलाइजेशन की है, वहां पर स्किल वैरायटी डिमांडेड नहीं है। तो अगर टास्क स्पेशलाइजेशन इज द रूल ऑफ थंब, और टास्क स्पेशलाइजेशन हम किस वक्त करेंगे जब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करना हो। ओके, तो अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने टास्क स्पेशलाइजेशन तो कर दी, हमने जॉब रोटेशन को अवॉइड किया, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, उसका बैकफायर क्या होगा कि उस सूरत में एम्प्लॉइज जो हैं वो जॉब बर्नआउट, जॉब एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, इन चीजों का शिकार वो हो जाते हैं। तो अब हमें अपनी प्रायोरिटीज को खुद से तय करना होगा बीइंग HR प्रोफेशनल्स कि आपकी प्रायोरिटी वो है क्या। आपकी प्रायोरिटी क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, आपकी प्रायोरिटी हाईली इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड वर्कफोर्स है, कि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ कॉस्ट कटिंग है। So that is the decision point जहां पर हम इस बात का फैसला कर पाते हैं कि what type of strategic options we need to go through. So coming back to the slide now, combined tasks अगर हम करना चाहते हैं तो that would be done through skill variety and task identity. अगर हम क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस वुड बी द रूल ऑफ थंब। अगर हम इस्टेब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो उस सूरत में स्किल वैरायटी और फीडबैक, इन दो चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। अगर हम एक्सपेंड जॉब्स वर्टिकली करना चाहते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लेकर आना चाहते हैं, तो एक्सपेंड जॉब्स वर्टिकली के केस में ऑटोनॉमी इज नीडेड। और अगर हम ओपन फीडबैक चैनल्स बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए फीडबैक
को हमें ज्यादा फॉर्मलाइज और ज्यादा एंगेज सूरत में वो एस्टैब्लिश वो करना होगा. So my dear students, this was the basic introduction कि JCM concept वो क्या है और इसको हम intrinsic motivation के लिए वो कैसे use वो कर सकते हैं. Now coming back to my initial discussion कि what is the relationship and what is the difference in between compensation and rewards. यहां पर हम कुछ और इसके explanations देख रहे हैं. For example, what is compensation? इस बारे में कहा जा रहा है कि something such as money given or received as payment or reimbursement as for a service or loss. ठीक है, आपने कोई काम वहां पर प्रोवाइड किया और उस काम के इवज जो आपको उजर मिल रहा है, दैट इज योर कंपनसेशन. और बाज़ औक़ात ये भी असूल हो सकता है कि अगर आपसे कोई नुकसान हो जाता है तो आपको उल्टा हो सकता है कि कंपनसेट वो करना पड़े. और मनी रिसीव्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क plus the many kinds of benefits and services that organizations provide their employees. तो वो आपके जो अदर बेनिफिट की लिस्ट होगी जो भी हम आगे चलकर अपने लेक्चर डिस्कशंस में देखेंगे, वो सब भी आपका कंपनसेशन का पार्ट वो बन सकता है. जिसके बरक्स जब हम प्योरली एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं रिवॉर्ड का, तो वो कहते हैं कि रिवॉर्ड मीन्स समथिंग गिवन और रिसीव्ड एज रिकम्पेंस फॉर वर्दी बिहेवियर. ठीक है, यहां पर अब हमने ये बात नहीं की कि अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, दैट इज बेसिकली इन रिकम्पेंस फॉर वर्दी बिहेवियर और इन एट्रीब्यूशन फॉर इवल एक्ट्स. ठीक है, सो रेट्रीब्यूशन के तौर पर या रिकम्पेंस के तौर पर आपको जो चीज प्रोवाइड की जा रही है ओवर एंड अबव द कंपनसेशन, दैट वुड बी योर रिवॉर्ड. और रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव के बारे में एक और एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव मींस anything that attracts an employee's attention and stimulates him to work. ठीक है, जिसके लिए वो वहां पर काम करने को राजी होगा, जिसके लिए वो वहां पर आ रहा है. ऑब्वियसली जब हमारे पास वर्कर्स आकर काम कर रहे हैं, जो हमारे डेली वेजर्स भी हैं, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स भी है, जो हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉइज भी हैं, वो हमारे पास आकर काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारा एक टू वे रिलेशनशिप होता है. ऑर्गेनाइजेशन को काम दरकार है और लोगों को अपनी जरूरियातें जिंदगी फुलफिल करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स, कुछ कंपनसेशंस, कुछ बेनिफिट्स, कुछ रिवॉर्ड्स वो रिक्वायर्ड हैं. तो इस गिव एंड टेक के असूल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होंगे वो परफॉर्म कर रहे होंगे. अब हम चलते हैं बच्चा टाइप्स ऑफ कंपनसेशन की तरफ. इसमें सबसे पहले देखिएगा डायरेक्ट कंपनसेशन. डायरेक्ट कंपनसेशन का मतलब है money is included under direct compensation, popularly known as basic salary, जिसको हम बेसिक सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में बीपीएस का एक एक्सप्रेशन भी देते हैं, बेसिक पे स्केल. ठीक है, सो पॉपुलरली नोन एज बेसिक सैलरी और वेज और ग्रॉस पे, जो आपको लमसम कोई चीज मिल रही है, वेयर द इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड फॉर हिज जॉब, कि उसकी जॉब में उसकी जॉब वर्थ कितनी है, जिसके मुताबिक हम उसको उस जॉब के रैंक के मुताबिक, ग्रेड के मुताबिक हम उसको एक कंपनसेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन मॉनेटरी टर्म्स. उसके अलावा डायरेक्ट कंपनसेशन में ओवर टाइम वर्क, हॉलीडे प्रीमियम, बोनसेस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड अपॉर्चुनिटीज टू परचेज स्टॉक ऑप्शंस, ये तमाम हमारे पास डायरेक्ट कंपनसेशन के एक्सप्रेशंस वो आ सकते हैं. जिसके बरक्स अगर हम इनडायरेक्ट कंपनसेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट कंपनसेशन वुड इंक्लूड व्हाइल बेनिफिट्स कम अंडर इनडायरेक्ट कंपनसेशन. ठीक है, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि ओवर एंड अबव द डायरेक्ट कंपनसेशन, दैट इज योर बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स कम अंडर इनडायरेक्ट कंपनसेशन एंड मे कंसिस्ट ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट, जैसे आपके पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, पे फॉर वेकेशन और इलनेस, and employers required payments for employees welfare as social security. Okay, ये तमाम जो expressions हैं which are not directly related with the amount of work performed, which are not directly related with the KPIs. KPI stands for key performance indicators. ठीक है, जो कि एक जॉब के अंदर क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली उससे लिंक्ड ना हो, दैट इज व्हाट यू कॉल इनडायरेक्ट कंपनसेशन. The next topic we need to talk about is how is compensation used. ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन ऑफ कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कि कंपनसेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज
की जाती है। सो अब यहां पर जब हम यूजेस ऑफ कंपनसेशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज सेड दैट कंपनसेशन इज यूज्ड to recruit and retain qualified employees. Okay, now supposedly after your graduation you think कि जी हमें जॉब करनी है किसी ऐसी कंपनी में जो कि बहुत अच्छा पैकेज प्लान ऑफ सैलरी वो देते हो। ठीक है, तो अब आपने पैकेज प्लान की जब बात की, जब आपने सैलरी की बात की, तो ऑब्वियसली आप वहां पर ज्वाइन करने के लिए कंपनसेशन को बेसलाइन बना रहे हो। ओके, सो देयरफॉर वन मस्ट रिमेंबर कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, चाहे हम एम्प्लॉयर हैं या हम एम्प्लॉइज हैं, हम कंपनसेशन को रिक्रूटमेंट गेन के लिए और जो लोग ऑलरेडी हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं उनको अपने पास रिटेन करने के लिए वो यूज करते हैं। द सेकेंड यूज ऑफ कंपनसेशन इज इंक्रीज और मेंटेन मोरल एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, सो ऑब्वियसली जब उसकी नीड्स फुलफिल हो रही होंगी, जब आप उसको डिफरेंट हवालों से मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे होगे, तो उसकी सेटिस्फेक्शन वो शूट अप करेगी और वो ज्यादा डेडिकेटेडली, वो ज्यादा लॉयल्टी के साथ वहां पर काम एक एम्प्लॉई वो परफॉर्म करेगा। हम इंशाल्लाह इस सेशन के बाद एक छोटी सी ब्रेक करेंगे और आफ्टर द ब्रेक देन विल बी स्टार्टिंग अप विद द सेकेंड सेशन। The third use of compensation is related to reward and encourage peak performance. ठीक है, अब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरह के परफॉर्मेंस लेवल्स हम काउंट करते हैं। वन इज लो परफॉर्मर्स, अदर आर एवरेज परफॉर्मर्स एंड अदर्स आर हाई परफॉर्मर्स, एंड द हाई परफॉर्मर्स शुड बी गिवन सुपीरियर कंपनसेशन। ठीक है, सो देयरफॉर कंपनसेशन के यूजेज में जो पीक परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं उनको ऑब्वियसली आप ज्यादा पैकेज, ज्यादा ऑफर, ज्यादा मोटिवेशन वो प्रोवाइड करना चाहोगे। तो कंपनसेशन जो है वो रिवॉर्ड एंड एनकरेज करने के लिए भी यूज हो रही है और लोगों के लिए एक टारगेट सेट करने के लिए भी, ताकि वो अगर ज्यादा अर्न करना चाहते हैं तो दे हैव टू परफॉर्म बेटर। इसी तरह कंपनसेशन को हम यूज करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इक्विटी मॉडल प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा होगा, जिसमें कि हम इनपुट टू आउटपुट रेशो ऑफ वन एम्प्लॉय को इनपुट टू आउटपुट रेशो ऑफ अदर्स और इवन हिम और हर सेल्फ इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इन अदर डिपार्टमेंट्स वो हम कंपेयर करते हैं। सो इक्विटी के केस में भी हमें कंपनसेशन का अंदाजा वो मैक्सिमम होना चाहिए ताकि हम लोगों के दरमियान एक जस्टिस, एक फेयरनेस वो क्रिएट कर सकें। The next compensation usage is to reduce turnover and encourage company loyalty. Okay, अगर आप एक अच्छा compensation package plan अपने employees के लिए डिजाइन कर रहे हो तो obviously लोग आपको छोड़कर कम जाएंगे और वो वहां पर ज्यादा लॉयल्टी शो करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि जो उनकी जरूरियात इस कंपनी में फुलफिल हो रही हैं वो शायद किसी दूसरी कंपनी में, उस इंडस्ट्री के अंदर फुलफिल ना हो रही हो। इसी तरह आपकी जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ नेगोशिएशंस के लिए भी, उनके साथ बातचीत करने के लिए भी आप कंपनसेशन को सहारा वो बनाते हो। आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आप किस किस हवाले से लोगों के किस किस काम को कैसे कंपनसेट कर रहे हो, सो दैट यूनियन के वो लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो सके कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग फॉर व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। ओके, सो कंपनसेशन के अंदर अगर हम कोई तब्दीली भी लेकर आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस केस में भी डिफरेंट नेगोशिएशंस, डिफरेंट बार्गेनिंग्स ऑफ द लेबर यूनियंस, उनको हम मद्देनजर रखकर अपने कंपनसेशन पैकेज प्लान्स के अंदर कोई रिवीजन वो लेकर आएंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वेज कि जिसमें कंपनसेशन का एक्सप्रेशन जो है वो यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्टरी टर्म्स को देख रहे हैं, तो व्हाट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट? It is said the process of compensation management is to establish and maintain an equitable wage and salary structure and an equitable cost structure. ये आपका मेन compensation management का concern होगा. It involves job evaluation, wage and salary survey, profit sharing
and control of pay costs. Okay, अब इसमें याद रखिएगा कि जैसे अभी हमने ये 2-3 टर्म्स देखी हैं, इक्विटेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों को जो कंपनसेशन दे रहे हो, that compensation should be in relation with the compensation given to other people in other organizations within the scope of the same industry. इसके अलावा जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम एक जॉब वर्थ को कैलकुलेट करेंगे, और जॉब वर्थ और जॉब इवैल्यूएशन ये आपके प्रोजेक्ट का भी मेजर पार्ट होगा. एंड वेज एंड सैलरी सर्वे इज द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ योर फाइनल प्रोजेक्ट. ओके, सो कंपनसेशन मैनेजमेंट में हम इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे कि टेक्निकलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हम जॉब्स को इस तरीके से इवैल्यूएट करें कि उसमें इक्विटी भी मेंटेन हो, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इंक्रीज ना करे, और साथ ही साथ आपका जो कंसर्न ऑफ मोटिवेशन है वो भी आपका मेंटेन वो रह सके. अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंपनसेशन आते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के कंसर्न में. One is equity function and other is motivation function. Equity function के बारे में आपका ऑथर कहता है कि equity is based on past and or current performance, and motivation which the work has been performed in the past and or current performance. ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा इन कंपनसेशन मैनेजमेंट वो ये 2 मेन कंसर्न्स हैं, इक्विटी एंड मोटिवेशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, which is talking about significance of compensation. अब significance of compensation को हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, एक एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, और एक हम इसको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम एक नेशनल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें कंपनसेशन का सिग्निफिकेंस वो क्या है. For example, when we talk about individual standpoint compensation, so it is said that remuneration is a major source of an individual's purchasing power. ठीक है, obviously जितनी एक शख्स की इनकम है उसी के मुताबिक उसकी परचेजिंग पावर होगी. आपको पता है कि आप इनकम को 2 कंपोनेंट्स में टिपिकली टेक्निकली डिवाइड करते हो, एक आपकी डिस्पोजेबल इनकम है और एक आपकी सेविंग्स है. ठीक है, तो अब ये बात डिपेंड करती है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम और आपकी सेविंग्स कितनी होंगी. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि एक शख्स की जो इनकम है वो कितनी है. ठीक है, सो इट डिटरमिन्स हिज और हर स्टेटस, प्रेस्टीज एंड वर्थ इन द सोसाइटी. तो ऑब्वियसली एक माशरे में जीने के लिए, एक मुकाम अपना मेंटेन रखने के लिए, एक अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए आपको कंपनसेशन की वो जरूरत है, which is against the work you perform for others. अगर हम कंपनसेशन के इस टॉपिक को एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इट इज सेड दैट कंपनसेशन इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो जाहिर है कि एम्प्लॉय की सैलरी एंड वेजेस हैं. सो एक कंपनी उसको पिक करती है एज कॉस्ट, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा डिबेट भी है कि वो अमाउंट जो आप एम्प्लॉइज के ऊपर स्पेंड करते हो, रादर देन कॉलिंग इट अ कॉस्ट, यू बेटर कॉल इट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनसेशन भी वो कह सकते हैं. सो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में हम द अमाउंट स्पेंड ऑन द एम्प्लॉइज उसको कॉस्ट पिक करने की बजाय एज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और ऑब्वियसली जब हम उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट वो हो रहा होगा. ओके, बट एज पर द कंसर्न ऑफ कंपनसेशन in the side is concerned, it is said that compensation is a crucial element in the cost of production, which is expected to permit adequate profits leading to increase in new capital, expansion of production and obviously the capacity. ठीक है, और अगर हम इसको कंपनसेशन के टॉपिक को मुल्की सतह पर गो थ्रू करें तो इट इज सेड दैट डिससैटिस्फाइड वर्कफोर्स हैम्पर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट रियल इनकम among various groups involved and it would definitely causes inflation. For example, एक माशरे के अंदर हम पावर डिस्टेंस की बात भी करते हैं, और उस पावर डिस्टेंस की एक मेजर वजह ये हो सकती है कि somehow
अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होते चले जा रहे हैं। सो उस सूरत में क्या होगा कि जब सारे का सारा पैसा चंद हाथों में महदूद होकर रह जाता है कि वहां पर इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है वो बहुत सी ऐसी चीजों को जन्म देगा जो कि ओवरऑल एक मुल्क के लिए सूटेबल वो नहीं होती। ठीक है, सो हमने कंपनसेशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में देखा, फ्रॉम इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एंटरप्राइज स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम नेशनल स्टैंड पॉइंट कि कंपनसेशन मुख्तलिफ हवालों से किस तरह हम सबको मुतासर वो कर रही है। Therefore, जब हमने कंपनसेशन को इस कदर एस्पेक्ट्स में गो थ्रू किया, तो it is said that a sound compensation structure tries to achieve these objectives. अब हम कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चल रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कंपनसेशन पैकेज प्लान का ये है, टू अट्रैक्ट मैन पावर इन ए कंपेटिटिव मार्केट। नंबर 2, to control wages and salaries and labor costs by determining rate change and frequency of increment, कि आपने सालाना कितना इंक्रीज करना है उनके सैलरीज के अंदर, वेजेस के अंदर। The third main objective of compensation structure and compensation package plan is to maintain satisfaction of employees by exhibiting that remuneration is fair, adequate and equitable. And the fourth concern is to induce and reward improved performance, and obviously money is an effective motivator. ठीक है, लेकिन अगर हम हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी की बात करें तो हर्ट्जबर्ग पैसे को मोटिवेटर नहीं कहता, वो उसको हाइजीन फैक्टर के तौर पर काउंट करता है, which is basically related to the extrinsic motivation. Okay, so these are the major objectives किसी भी compensation package plan को डिजाइन करने के। और ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स भी करोगे तो आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखना होगा कि व्हाई एंड हाउ एंड वेयर एंड व्हेन दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। नाउ इन केस ऑफ एम्प्लॉइज जब हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो इट इज सेड दैट एम्प्लॉइज आर पेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर जॉब्स। ठीक है, हर जॉब के अंदर जो टीडीआर आप डेवलप कर रहे हो, जो आपकी रिजल्ट एरियाज की, परफॉर्मेंस एरियाज की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करोगे, ऑब्वियसली उसके मुताबिक ही आप उनको पे वो करो दोगे। देयरफॉर हाईली स्किल्ड जॉब्स, जैसा अभी हमने जेसीए मॉडल में भी कहा कि जॉब्स के अंदर जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो, हम स्किल वैरायटी डिमांड कर रहे हैं, तो हाईली स्किल्ड जॉब्स आर पेड मोर कंपनसेशन देन लो स्किल्ड जॉब्स। और ये पता हमें कैसे चलेगा, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे नोन एज जॉब वर्थ। ठीक है, हम कुछ यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स को यूज करेंगे जिससे कि हम जॉब वर्थ वो कैलकुलेट करेंगे इन जॉब इवैल्यूएशन। और इन सारे प्रोसीजर्स को करने का मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस एलिमिनेट्स इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इन इक्वालिटीज को खत्म करने के लिए हम कंपनसेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स वो बना रहे हैं। नंबर 2, द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। ठीक है, लोग बायस ना हो, लोग प्रेजुडिस एटीट्यूड को ना यूज करें। सो द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म which creep in when wage rates are assigned are greatly minimized. तो चीजों को फॉर्मलाइज करने का मेन मकसद ही ये है कि हम फेवरेटिज्म को निकाल सकें। ठीक है, बायस्ड एंड जो प्रेजुडिस एटीट्यूड होता है वो प्लूट कर देता है रियल स्पिरिट को। ठीक है, तो हमें जजमेंटल शॉर्टकट्स को यूज करने की बजाय, हमें बायसनेस एंड फेवरेटिज्म को यूज करने की बजाय, हमें स्टीरियोटाइपिकल एक्सप्रेशंस को यूज करने की बजाय कोशिश करनी है कि हम मेरिट के ऊपर बेस्ड फैसले वो कर सकें। द थर्ड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज हम देख रहे हैं कि जॉब सीक्वेंसेस एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन आर एस्टैब्लिश्ड वेयर एवर दे आर एप्लीकेबल। ठीक है, सो कैरियर लेडर हमारी कैसे डिसाइड होगी, हम कैरियर प्रोग्रेशन कैसे करेंगे। सो इस मकसद के लिए भी आप कंपनसेशन को यूज वो करते हो। इन सब चीजों को जाहिर है कि हम अप्लाइड साइड के तौर पर देखेंगे विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज मोरल एंड मोटिवेशन आर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द साउंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर। इसके बरक्स अगर हम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें तो इट इज सेड दैट they can systematically plan for and control the turnover in the organization.
ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स ऑब्वियसली अपना स्टेक वो सबसे पहले सामने रख रहे हैं, तो वो चीजों को फॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो प्रोसीजरलाइज कर सकते हैं अगर वो एक प्रॉपर कंपनसेशन पैकेज प्लान्स, लोगों के स्केल्स एंड ग्रेड्स, लोगों के जो बेनिफिट्स हैं उनको फॉर्मली इस्टेब्लिश वो करें। एम्प्लॉयर केस में जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमें अचीव होता नजर आ रहा है, दैट इज अ साउंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रीवियंसेस ओवर रिम्यूनरेशन। ठीक है, लेबर यूनियन की जो बाइकआउट है, जो वर्कर्स की नाराजगी है, उन तमाम चीजों को टैकल करने के लिए प्रॉपर साउंड कंपनसेशन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। नंबर 3, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव में हम चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि इट एनहांसेस एन एम्प्लॉयज मोरल एंड मोटिवेशन बिकॉज एडिक्वेट एंड फेयरली एडमिनिस्टर्ड इंसेंटिव्स आर बेसिक टू हिज वांट्स एंड नीड्स। ओके, सो एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी ऑब्वियसली मोटिवेशन की जरूरत वो है। सो उस मकसद के लिए भी कंपनसेशन इज द रूल ऑफ थंब। And it attracts qualified employees, another big objective। जब हम टैलेंट गेन की बात करते हैं, हम टैलेंट रिटेंशन की बात करते हैं, तो टैलेंट आपके पास तभी आ पाएगा जब आपका कंपनसेशन पैकेज प्लान वो अप्रोप्रिएटली डेवलप्ड वो हो। सो एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि इट अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड एम्प्लॉइज बाय एंश्योरिंग एडिक्वेट पेमेंट फॉर ऑल द जॉब्स। राइट डियर, यहां पर हमारी सेकंड जूम मीटिंग का टाइम वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह विद ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। See you all at sharp at 2 p.m.